अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। Okay, class. Yesterday we were doing conservation, okay, and we will be starting from there. We'll be winding up this topic, and then we'll move to the pandemic worksheet that I've put up on LMS that you guys need to do. So we'll be discussing that over there. Acha, class. I have gotten 4 submissions on that worksheet. Angela, Rumesa, Maham, and there was one more person. 4 submissions आए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। What I wanted to say is that further जो लोग मुझे अब सबमिट करेंगे काम, मेरा ये कहना है कि प्लीज़ डू इट इन योर कॉपीज़, ठीक है, प्लीज डू इट इन योर कॉपीज एंड टेक अ स्नैपशॉट, कन्वर्टेड इन पीडीएफ एंड देन अपलोडेड, जैसे रुमैसा ने किया है या माहम ने किया है, ठीक है। तो दैट इज अ प्रॉपर वे, क्योंकि इस तरह से you will have the question in your copies also, क्योंकि इंशाल्लाह अभी नोटिफिकेशन आ गई है कि इंशाल्लाह ताला the schools will be reopening from 15th of September in 2 weeks. So definitely then every time you will not be referring to your LMS, and once you have done the work in your copies, whenever you're revising your lectures through your copies, you can always open them on in your copies. So that is what I want to you guys to do, is that please do your work in your copies, take a picture and then convert it in PDF and upload it on LMS. ठीक है, I hope I'm making myself clear. That is how you need to upload your assignments on LMS. ठीक है। अच्छा, we were doing conservation yesterday. Conservation के बारे में हम बात कर रहे थे कि actually these are methods by which we can protect our environment, ठीक है, and why conservation was needed, what is the need for conservation. We had discussed those कि definitely हमारे पास जो है प्रोटेक्शन होता है एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ का, इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे एक बैलेंस क्रिएट होता है,
प्लस वी हैव अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। फिर अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो डेफिनेटली ये फॉरेस्ट जो हैं दे आर हैबिटेट्स फॉर मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर ऑफ मेडिसिनल यूज। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रॉ मटीरियल टू द एनवायरमेंट, ठीक है, टू द इंडस्ट्रीज, सॉरी नॉट एनवायरमेंट, इंडस्ट्रीज, ठीक है। देन डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, एंड अगेन ये हम लोग तभी मेंटेन कर पाते हैं जब हमारे पास एक लार्जर जीन पूल होता है एंड वी कैन वर्क ऑन दैट। फिर उसके अलावा हमने बताया था कि रिसर्चर्स के लिए सैम्पल्स अवेलेबल होते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में काम आता है, एंड ऑफ कोर्स इट also adds on to the natural scenery of the earth. Okay, now what are the conservation methods or measures that are taken, ठीक है। सबसे पहले कंजर्व करने के लिए कोई भी हैबिटेट को या नेचुरल इकोसिस्टम को हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली द first reason why forests are being destroyed, why trees are being cut down and so on, that is of course leading to other issues, is the increasing population. So definitely a population should be controlled, okay। And then the second method is how we can directly conserve or save our natural resources, yani jo hamare plants hai medicinal, या जी हुजैफा पेज नंबर कौन सा? 302 302, ठीक है। अच्छा, तो जो है क्या कहते हैं कि हम अपने डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करें। कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है हम एक्चुअली उनको सेव कर सकें, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज़। ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ इस्तेमाल कर लें और आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनके पास वो चीज़ इस्तेमाल करने के लिए हो ही ना, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो। ओके, फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में डेफिनेटली हाउ कैन वी कंजर्व फॉरेस्ट? वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट बाय ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ ट्रीज दैट आर बीइंग कट डाउन, ठीक है। ऐसे लॉज लगा देने चाहिए कि यंग ट्रीज को कट ना किया जाए, ठीक है। जो ओल्ड ट्रीज़ हैं अगर टिम्बर के लिए आपको वुड चाहिए भी तो ओल्ड ट्रीज़ को कट किया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं डेफिनेटली लोग जो हैं क्या कहते हैं बहुत सारी जो है अननेसेसरी ट्रीज़ को काट देते हैं और टिम्बर जो है वो यूज़ नहीं होता। फायरवुड के लिए टिम्बर काटा जाता है, तो फायरवुड के लिए टिम्बर बिल्कुल भी ना काटा जाए बल्कि अदर सोर्सेज ऑफ फ्यूल जो हैं वो यूज़ किए जाएं इंस्टेड ऑफ वुड, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फॉरेस्ट के लुक आफ्टर करते हैं, तो वी शुड मेक श्योर दैट दे आर एक्चुअली मेड दैट कंट्रोल टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स लिविंग इन देम, ठीक। अच्छा, देन हाउ डू वी कंजर्व फिशिंग ग्राउंड्स? फिशिंग ग्राउंड्स को कंजर्व करने के लिए डेफिनेटली सबसे पहले वी शुड एलिमिनेट ऑल द सोर्सेज ऑफ पोल्यूटिंग रिवर्स एंड सीज, ठीक है। दैट इज़ जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं वो डंप कर देते हैं, या कंट्रीज़ जो है अपना सीवेज वाटर जो है वो बगैर ट्रीट किया हुआ डंप कर देते हैं। ये सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। देन फिशिंग पे आते हुए हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फिशिंग को हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे पास जो नेट्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के नहीं होने चाहिए, लार्ज साइज़ के होने चाहिए, ताकि लार्ज फिश कैरी ट्रैप हों, स्मॉल फिशेस नहीं ट्रैप हों। इसके अलावा साइज़ एंड नंबर ऑफ शिप्स जो हैं वो कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हर कंपनी अगर शिप्स को खरीद के और जो है बहुत सारी शिप्स जो है वो फिशिंग ग्राउंड में उतार देगी, तो डेफिनेटली द नंबर ऑफ फिशेस दैट विल बी हंटेड विल आल्सो बी लार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। प्लस फिशिंग ग्राउंड्स को रेगुलेट करना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि हर जगह फ़िशिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। कुछ एरियाज़ में फ़िशिंग अलाउड होनी चाहिए और कुछ एरियाज़ जो हैं वो ऑफ
फिशिंग जोन्स कर देने चाहिए, ताकि अगर फिशेस वहाँ हों तो जैसे कि फिशेस के ब्रीडिंग एरियाज होते हैं उनको ऑफ फिशिंग ग्राउंड्स कर देना चाहिए. एंड डेफिनेटली जो है वी शुड बैन फिशिंग ड्यूरिंग जो है क्या कहते हैं ब्रीडिंग सीजन्स. जब मछलियाँ जो है वो ब्रीड कर रही होती हैं तो उस सीज़न में हमें फिशिंग को बैन करना चाहिए. और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको हमें जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करवाना चाहिए ताकि उनकी स्पीशीज़ एक्सटेंट ना हो. अच्छा, इसके बाद आखिरी टॉपिक हमारे पास है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ठीक है, रिसाइकलिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्या कहेंगे प्रोसीजर दैट इज़ डन इन डेवलपिंग कंट्रीज़. और रिसाइकलिंग से बहुत सारा जो वेस्ट होता है वो रीयूज़ हो जाता है. ठीक है, किस तरह से? सबसे पहले हम रिसाइकल रिड्यूसेस वेस्ट डिस्पोजल. डेफिनेटली जब हम बहुत सारे जैसे ग्लास है, पेपर है, ठीक है, प्लास्टिक है, इन चीज़ों को जब हम रिसाइकल करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें फेंकी नहीं जाएंगी. वेस्ट डिस्पोजल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जो वेस्ट लोग फेंकेंगे उन्हीं बोतलों को, प्लास्टिक की और पेपर को, और जो है क्या कहते हैं क्लॉथ को, ग्लास, हम रिसाइकल करके यूज़ कर लेंगे तो वो इकोनॉमिक भी पड़ेगा और वेस्ट डिस्पोजल भी कंट्रोल होगा. इकोनॉमिक इस तरह पड़ेगा कि जो रिसाइकल्ड मटेरियल्स होते हैं वो सस्ते होते हैं और जो नए बने हुए होते हैं वो ज़रा महंगे होते हैं. जी हुज़ैफा, आपका हैंड रेज हुआ है या पहले का रेज हुआ है? पहले का नहीं था. ओके. अच्छा, इसके बाद रिसाइकलिंग रिड्यूसेस पोल्यूशन. डेफिनेटली जब हम सॉलिड वेस्ट को ज़ाहिर फेंकेंगे नहीं तो जलाएंगे. ठीक है, जब जलाएंगे नहीं और उसको रिसाइकल कर लेंगे तो डेफिनेटली वो बर्न नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा और पोल्यूशन भी कम होगा. ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ मेटल्स फ्रॉम वेस्ट नॉट ओनली हेल्प्स टू कंजर्व द मेटल बट ऑल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन. डेफिनेटली वेस्ट भी रीयूज हो जाते हैं. ओके, देन सीवेज सेव्स वाटर. यानी अगर हम सीवेज वाटर को रिसाइकल कर देंगे, हम सीवेज वाटर को रिसाइकल कर देंगे, सीवेज वाटर को रिसाइकल कर देंगे तो डेफिनेटली जो आपका क्या कहते हैं सीज, रिवर्स, लेक्स में पोल्यूटेड वाटर जा रहा होता है जो हमारी फिशेस को, मरीन लाइफ को हार्म करता है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा. तो रिसाइकलिंग ऑफ सीवेज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन रिसाइकलिंग ऑल्सो सेव्स एनर्जी एंड मनी. यानी वही बात जो मैंने आपको पहले उसमें वेस्ट डिस्पोजल में बताया था कि जो है क्या कहते हैं कि जब हम रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इकोनॉमिक भी पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सस्ते होते हैं रिसाइकल्ड मटेरियल, तो हमारी एनर्जी भी सेव करेगा और मनी सेव करेगा और एनर्जी इस तरह से सेव करेगा कि जो है क्या कहते हैं नई चीज़ को प्रिपेयर होने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, पुरानी चीज़ को रिसाइकल करने में इतनी एनर्जी यूज़ नहीं होती. इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? जी मोहम्मद अहमद. लास्ट पॉइंट वापस समझा दें, एनर्जी एंड मनी वाला. बेटा एनर्जी मनी का तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो रिसाइकल्ड मटेरियल है वो सस्ता बिकता है और जो नया बनता है वो महंगा होता है. ठीक है, तो ये तो आई गेस तुम्हें क्लियर हो गया होगा. प्लस रिसाइकलिंग सेव्स एनर्जी इस तरह से कि अगर हम जो है क्या कहते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जैसे इन्होंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि पेपर जो है हम बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. जब हम पेपर बर्निंग के लिए यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम नया टिम्बर नहीं यूज़ करेंगे या हम गैस वगैरह नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं एनर्जी इस तरह भी जो है कम यूज़ होती है कि हम किसी चीज़ को रिसाइकल करते हुए कम एनर्जी यूज़ होती है और किसी चीज़ को 0 मीटर से बनाते हुए ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है. मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी पका हुआ सालन रखा होगा तो हमें उसे गर्म करने में कम एनर्जी की ज़रूरत होगी. आप चूल्हा जलाओगे, उसको गर्म करोगे और वो 2 से 3 मिनट में गर्म हो जाएगा. लेकिन अगर आप सालन ऑल ओवर बनाओगे तो आपको पता है गोश्त गलाना पड़ेगा, सब्जियां गलानी पड़ेंगी और उसमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा. ठीक है, तो दैट इज़ एक्चुअली हाउ इंडस्ट्रीज भी काम करती हैं. हुज़ैफा, आपने दोबारा हैंड रेज किया था.
यस बस मुझे पूछना था, मैंने क्लास में थोड़ी सी लेट ज्वाइन की, तो मुझे बता दें आपने पहला जो था वो कहाँ से स्टार्ट कराया था? आपने कंजर्वेशन से स्टार्ट कराया था, द नीड फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मेजर्स से स्टार्ट करवाया। हाँ, तो मुझे प्लीज़ ये समझा देगा क्या है? बेटा कंजर्वेशन मेथड्स में हम एक्चुअली ऐसे मेथड्स डिस्कस कर रहे थे जो ह्यूमन जो हमारी रिसोर्सेज हैं मैन की, उनको किस तरह सेव किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने जो डिस्कस किया था वो पॉपुलेशन कंट्रोल था, क्योंकि अगर देखा जाए तो सारी चीज़ों की जो जड़ है वो पॉपुलेशन है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे लैंड ज़्यादा चाहिए, क्रॉप ज़्यादा चाहिए, कैटल ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन भी इसीलिए हो रहा है, और जाहिर है हर बंदा एक जैसा नहीं होता, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके अलावा हमें नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व करना ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व करने का मतलब है कि अगर हम हर चीज़ ओवर यूज़ कर लेंगे अभी, ठीक है, उसको सब कुछ हम लोग, हमारी जनरेशन यूज़ कर लेगी, हमसे पहले जनरेशन यूज़ कर लेगी, तो डेफिनेटली जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। सही। ये चीज़ कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हम वाटर को सेव करें, हम वाटर को रिसाइकिल करके यूज़ करें, हम पेपर को रिसाइकिल करके यूज़ करें। दिस इज एक्चुअली हाउ वी आर कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? Yes, miss. ओके, अब इसके बाद जो है चैप्टर यहाँ फाइनली ख़त्म हो गया है। इससे ज़्यादा पूरे सिलेबस में कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है। अच्छा जी, अब वी विल मूव टू द बस एनर्जी का दूसरा वाला पॉइंट तो समझा दें। एनर्जी का कौन सा वाला दूसरा पॉइंट बेटा? बस आपने एक समझा दिया था ना, एक मिनट, रीड आउट करो कौन सा दूसरा सेविंग। पॉइंट। एक बस मुझे नहीं पता, सेविंग एनर्जी आपने कहा था कि दो एडवांटेज है ना, तो एक आपने बता दिया सेविंग था एनर्जी, कि, सेविंग कि एनर्जी के दो। मेकिंग समथिंग फ्रॉम जीरो में ज़्यादा एनर्जी लगती है और रिसाइकलिंग में कम लगती है। और दूसरी बात भी आप हाँ, कुछ कह और रहे दूसरा मैंने कहा था दूसरा मनी है, मनी सेव कर रहा है। जाहिर है एनर्जी सेव करेगा तो मनी भी तो सेव होगा। ठीक है, प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपके रिसाइकल्ड चीज़ें होती हैं वो कंपैरेटिवली चीप होती हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। हुज़ैफा आपका हैंड रेज है दोबारा। हुज़ैफा, अच्छा, जिन लोगों ने ये वर्कशीट नहीं की है वो प्लीज़ हमारे साथ कर लीजिए। ठीक है, और जिन्होंने कर ली है वो चेकिंग कर लीजिए अपनी। द डायग्राम शोज अ फूड वेब इन द पॉन्ड। आपको टेबल कंप्लीट करके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवर्स के नंबर्स बताने हैं। एक मिनट बेटा, मेरा, आप लोग ये सवाल करें जब तक मैं अच्छा जी, मैं एक मिनट इसको खोलूँ वर्कशीट को। Okay, so the first question is that you need to fill in all of this. And the second one is draw a labeled pyramid of biomass of one of the food chains. कोई भी एक food chain लेके उसको biomass बनाइए, pyramid of biomass.
ओके, कर लिया. The pond may be polluted by fertilizers containing nitrogen. Explain how this pollution might affect the population of frogs in the pond. ओके, टेबल भर लिया सबने? जिन्होंने कर लिया है वो मुझे प्लीज चैट भी खोलो, चैट पे आया हुआ है. Part B is same as we did in water pollution, that they contain nitrates etc. Yes Mina. ओके, टेबल कर लिया तो टेबल के आंसर्स बताऊं मैं आपको. Number of consumers 6, herbivores 3, carnivores 3 and food chain भी 3 है. ठीक है, 6 3 3 3. Number of consumers 6, कंज्यूमर 6 है, herbivore 3 है, carnivore 3 है और food chains कितनी है? 3. Okay, then you need to make a pyramid of biomass for anyone. Herbivores 3 हैं, G Bilta, herbivores 3 हैं, Arisha. Okay, Mohammed Ahmed, please make sure that you send a PDF. अच्छा, मुझे 4 मिल गए, मैं आपको बताई थी, मुझे 4 मिल गए हैं, मुझे सिर्फ नाम याद नहीं आ रहे थे, आप उनमें से एक होगा. ठीक है. अच्छा, किस तरह से बनेगा पिरामिड ऑफ बायोमास? ठीक है, सबसे पहले कोई भी आप फूड चेन सेलेक्ट करोगे, इट विल बी अ सिमिलर पिरामिड जस्ट लाइक पिरामिड ऑफ एनर्जी. It will be a similar pyramid just like the pyramid of energy. इस तरह का. ठीक है, और लेबलिंग जरूर करनी है. जैसे कि अगर आपने इस जगह से लिखा है वाटर प्लांट स्नेल फ्रॉग किंगफिशर, वाटर प्लांट बीटल फ्रॉग किंगफिशर, वाटर प्लांट टैडपोल स्मॉल फिश किंगफिशर, कोई भी एक फूड चेन आप लेबल कर सकते हो. 3 फूड चेन्स दी हुई है यहाँ पे. ठीक है, और 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं तो 4 बॉक्सेस बनेंगे. स्केल यूज करना है आप. क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? एक्सप्लेन हाउ द पोल्यूशन माइट अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रॉग्स. बेटा, इसके अंदर आप फ्रॉग की पॉपुलेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो है सबसे पहले ये बताना है कि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन है तो उसकी वजह से प्लांट ग्रोथ इंक्रीज होगी. ये 4 मार्क का सवाल है, तो पहला मार्क आपका होगा कि फर्टिलाइजेशन की वजह से प्लांट ग्रोथ इंक्रीज होगी, उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन वगैरह होगी. ठीक है, ये तो आपका पहला मार्क हो गया. सही है. इसके बाद दूसरा मार्क, अगर आप ये रेफरेंस दे रहे हो कि क्योंकि ज़्यादा आपके पास प्लांट्स होंगे तो ज़्यादा फूड होगा, आप यूँ चल सकते हो. ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो ज़्यादा फूड होगा वाटर बीटल के लिए, तो ज़्यादा वाटर बीटल होंगे तो फ्रॉग की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी. ठीक है. और अगर आप इस सिनेरियो पे चलते हो कि क्योंकि यूट्रोफिकेशन हो गया है और वाटर प्लांट ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजिशन होने की वजह से वाटर बीटल या स्नेल के लिए खाना कम होगा तो वो मर जाएंगे, तो डेफिनेटली फ्रॉग की पॉपुलेशन भी डिक्रीज होगी, तो वो भी सही है. ठीक है, आप दोनों पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन में अपना आंसर दे सकते हो, लेकिन याद रखना कि उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट होना चाहिए. किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आई कैन रिपीट इट वंस. जी बोलो. नहीं समझ में आया है हुज़ैफा? ये समझाती कि पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होगी. अच्छा, देखो फूड चेन देखो तुम लोग. देखो, पहला तो तुम ये लिखोगे ज़ाहिर इंट्रोडक्शन में कि क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली नाइट्रोजन की बात की है तो नाइट्रोजन की वजह से प्लांट ग्रोथ बढ़ेगी, वाटर प्लांट ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है.
अच्छा, तुम कैसे कह रहे हो इंक्रीज कैसे करेंगे, ये वाला बताओ ना। यस। अच्छा, जब वाटर की प्लांट ग्रोथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली वाटर बीटल्स के लिए खाना बढ़ेगा, स्नेल के लिए खाना बढ़ेगा। जब वाटर बीटल और स्नेल के लिए खाना बढ़ेगा तो वाटर बीटल और स्नेल की पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। जब वो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फ्रॉग के लिए भी खाना बढ़ेगा, मोर फूड फॉर द फ्रॉग, दैट मीन्स पॉपुलेशन ऑफ वाटर बीटल एंड स्नेल विल ऑल्सो इंक्रीज, तो फ्रॉग्स विल ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आई बात? तुम यस ठीक इसका है, बस इसमें सिर्फ यही पॉजिटिव, लिखेंगे, उसके बस यही अंदर और नहीं लिखेंगे। लिखना। नहीं नहीं, इन्होंने आपको कहा है हाउ माइट दिस अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग्स। अगर तुम लिखते हो कि पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग इंक्रीज कर रहा है तो तुम एक्सप्लेनेशन इंक्रीज के रेफरेंस से दोगे। अगर तुम लिखोगे पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग डिक्रीज कर रहा है तो तुम उसका रेफरेंस डिक्रीज से दोगे। शुरू वहीं से करोगे कि क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो है आपका क्या होगा, वाटर प्लांट्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। मिस मिस इसका आंसर डिक्रीज से कैसे होगा फिर? डिक्रीज से इस तरह से होगा, देखो वाटर प्लांट्स इंक्रीज करेंगे नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है। जब वाटर प्लांट्स इंक्रीज करेंगे तो चांसेस होंगे कि यूट्रिफिकेशन हो जाए। कल मैंने आपको यूट्रिफिकेशन बताया था ना, जिसमें नीचे के प्लांट्स जो हैं उन पे बैक्टीरिया एक्ट करना शुरू कर देती है और डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। जब डिकम्पोजिशन होगी तो आपकी इस वाटर बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम होने की वजह से वाटर बीटल्स और स्नेल दोनों की पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, मरना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से फ्रॉग की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। सही, थैंक यू मिस। सही है। Any other questions regarding this chapter? फ्राइडे को मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूंगी आप लोगों का। इस पिरामिड में फूड चेन लिख कर बस उसी सिंपली कंज्यूमर से लेबल कर दो। हाँ, मतलब फूड चेन, क्या फूड चेन में लिखोगे कि पहला जैसे ये वाला ब्लॉक है ये वाटर प्लांट का है, यहाँ लेबल करोगे वाटर प्लांट, फिर वाटर बीटल, फिर फ्रॉग, फिर किंगफिशर, या वॉट एवर यू विच एवर फूड चेन यू आर सेलेक्टिंग, उसके सारे चीज़ें जो है वो लेबल करोगे। मिस पिरामिड ऑफ नंबर समझा सकती हैं आप? हाँ बिल्कुल समझा सकती हूँ, कोई मसला नहीं है मीना। पहले मैं ये वाइंड अप कर लूँ फिर पिरामिड ऑफ नंबर समझा देती हूँ। 2 मिनट ठहर जाओ। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबका? ओके, आप पिरामिड ऑफ नंबर समझना चाह रही हैं। देखो बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर में बेसिकली नंबर का होता है। नंबर में ये, एक मिनट है, पहले पिरामिड ऑफ नंबर एक खोलूं, ये वाला, चलो ये करते हैं। देखो बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर में बेसिकली हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी भी फूड चेन में उनका नंबर काउंट होता है। नॉर्मल सिनेरियो में हमारे पास ये इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम लोग नॉर्मली वाटर प्लांट्स या ग्रास या ऐसी चीज़ों पे अगर बात करते हैं तो हमारा नीचे वाला ब्लॉक हमेशा प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्री के बारे में बात करेंगे तो एक ट्री जो है वो पूरे एक हैबिटेट होती है मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स की, राइट। तो उसके अंदर ऐसे सिनेरियो में ये जो ब्लॉक है ये कम हो जाएगा, ये वाला जो ब्लॉक है ये कम हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर जितने भी ब्लॉक्स हैं वो इंक्रीज करते चले जाएंगे। जैसे एक ट्री में सपोज 10 कैटरपिलर्स रह रहे हैं तो ट्री का नंबर 1 है, कैटरपिलर 10 है, तो वो नंबर जो है कैटरपिलर के इंक्रीज हो गया। अब 10 कैटरपिलर्स पे 2 बर्ड्स फीड कर रहे हैं तो अगेन ये नंबर डिक्रीज होगा, और 2 बर्ड्स पे एक हॉक फीड कर रही है तो ये नंबर, या एक स्नेक फीड कर रहा है तो ये नंबर मजीद डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, अगर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उसमें भी नंबर चेंज होगा, नंबर साइज के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि ग्रास है, तुम लोग के पेज, अगर तुम लोग को मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पेज क्या था तुम लोग का पिरामिड ऑफ नंबर और वो वाला, अगर तुम पेज 280 खोलो लैम्पेंग का, पेज 280 खोल के लास्ट वाली आप लोग वो देखो,
फूड चेन, पेज मिना 280 खोलो और लास्ट फूड चेन जो है ग्रास, जीब्रा एंड टेस्टिस फ्लाई, ग्रास, जीब्रा एंड टेस्टिस फ्लाई। अब ग्रास क्योंकि ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका नंबर ज्यादा होगा, उसका ब्लॉक तुमने देखो सबसे ज्यादा है। जीब्रा लार्जर इन साइज है तो स्मॉलर इन नंबर होगा, तो इसलिए उसका ब्लॉक कम है। और टेस्टिस फ्लाई क्योंकि स्मॉलर इन साइज है तो लार्जर इन नंबर होगा। यानी एक जीब्रा पे 5 टेस्टिस फ्लाई है तो 2 जीब्रा पे 10 टेस्टिस फ्लाई हो गई, नंबर इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर मीना? Yes, a thumbs up or something. Yes, miss. Thank you. Okay, Abdul Wasi क्या कह रहे हैं? Miss, can you briefly explain the nitrogen cycle? Yes, I can. एक मिनट, नाइट्रोजन साइकिल खोल लेते हैं। मैंने वैसे नाइट्रोजन साइकिल अपलोड कर दी थी, जो उस दिन मुझसे बोल रहा था ना कि मिस नाइट्रोजन साइकिल अपलोड नहीं हुई थी। अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली जो है हमारी अर्थ पे बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, और ये नाइट्रोजन जो है बेसिकली ऐसे फॉर्म में है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल को जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी नाइट्रोजन साइकिल को नहीं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में कि हम एक्चुअली उसको यूज़ कर सकें फॉर आवर बेनिफिट। नाइट्रोजन की हमें ज़रूरत क्या होती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा ये होती है कि नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स बनाने में काम करता है, और हमें पता है अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 4 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं या 4 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि वो डेड ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसको अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में कह रही हूँ, एयर में प्रेजेंट होता है, जो सॉइल की एयर होती है, और उसके अलावा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रूट नोड्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइजोबैक्टर और एजोबैक्टर इनकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, ये भी आपकी नाइट्रोजन गैस को जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? इसके बाद जो है आपके पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, वो अमोनियम आयंस को नाइट्राइट्स और फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। ये नाइट्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि वो यूज़ करते हैं अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए, और फिर प्लांट्स की बॉडी से एनिमल्स इनको फीड करके ले लेते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी में भी प्रोटीन्स बना सकें। अच्छा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन होता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। इसलिए कि जाहिर है नाइट्रोजन साइकिल एक साइकिल है, जिस फॉर्म में नाइट्रोजन ली जा रही है बायोटिक एनवायरनमेंट में, उसी फॉर्म में उसको वापस एबायोटिक में भी रिटर्न करना है। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होती है एंड इट कन्वर्ट्स बैक नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? और बोलो। बस, और कुछ नहीं समझना किसी को? मैं अटेंडेंस ले लूं? ठीक है, चलो अटेंडेंस लेते हैं। मैंने चैट भी खोल दी है और अटेंडेंस भी खुली हुई है।